हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के अर्थशास्त्र के अंतर्गत सांख्यिकी की इकाई 3 जिसका नाम है आंकड़ों का संगठन, आज हम लोग उससे पार्ट फर्स्ट को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये 2-3 पार्ट में पूरा लेसन कंप्लीट होगा, तो आज हम लोग जो है पार्ट फर्स्ट को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं तो अनुसंधानकर्ता जो है वह आंकड़े एकत्रित करता है और लास्ट में जब निष्कर्ष निकाला जाता है, किसी परिणाम में पहुंचते हैं, तो इन दोनों के बीच जो है काफ़ी प्रक्रियाएं होती हैं, काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उनमें से यह जो आंकड़ों का संगठन है, इनमें से ही एक प्रोसेस है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो जिस बुक को आप मांगते हैं, लाइब्रेरी में रहने वाला व्यक्ति वो आसानी से आपको खोज के दे देता है, या आप स्वयं खोजना चाहते हैं तो भी खोज सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं उनको जो है एक ऑर्डर में, एक क्रम में उनको रखा गया है। आप आसानी से सन वाइज या नेम वाइज जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसको एकदम इस तरह से व्यवस्था करके उसको रखा गया है कि आप उसको खोज सकते हैं। लेकिन अगर यदि वही किताबें जो हैं एक साथ कहीं रख दी जाएं तो आप जो है उसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसी मॉल में जाते हैं आप, वहाँ पर वस्तुओं को आपको खरीदना होता है, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करके रखी गई होती हैं। शॉप वाले बॉक्स में शॉप वाली चीज़ें होती हैं, जो या ऑयल है या पल्सेस हैं या और भी जो मसाले हैं या और भी जो चीज़ें हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको जो है उनको एक उनकी समानता के आधार पर खास वर्ग में उनको रखा जाता है। साबुन को साबुन की जगह, कपड़े को कपड़े की जगह। तो आप कहीं भी जाएंगे, अपने घर में ही सभी चीज़ों को रखा जाता है कि जो कपड़े हैं वहाँ जो ब्रश वाली चीज़ें हैं वो ब्रश वाली जगह पर रखी जाएंगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं आप उनके समानता के आधार पर उनको रखा जाता है और आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंकड़ों का संगठन भी कुछ वैसा ही है। यदि जो है आंकड़ों का संगठन है, हमारे आंकड़े क्या है, आंकड़ों को ला के रख दिया जाए तो केवल कूड़े के ढेर के समान है, आप उससे बहुत कुछ ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब उसको संगठित कर दिया जाता है तो जो है वह जो है एक निश्चित आकार प्राप्त कर लेते हैं, एक निश्चित वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, निश्चित नाम प्राप्त कर लेते हैं। तो आसानी से उनके बारे में आप समझ सकते हैं। कि हमने रिटन फॉर्म भी आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि संकलित समंकों को समझने योग्य बनाने के लिए व्यवस्थित करने की प्रक्रिया समंकों का व्यवस्थीकरण कहलाती है। फ्रेंड्स, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला होता है, जो अनुसंधान करता होता है, वो जगह जगह से आंकड़े लेकर के आता है, लेकिन उन आंकड़ों को आप समझ नहीं सकते जब तक उनको व्यवस्थित न किया जाए। और आंकड़ों को समझने योग्य जो है, समंकों को जो है समझने योग्य बनाने के लिए उस व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं समंकों का व्यवस्थीकरण बोलते हैं। समंकों का व्यवस्थीकरण क्यों आवश्यक है? ताकि हम उन आंकड़ों को जो संकलित किए गए हैं, जो कलेक्टेड डाटा है, उसको हम आसानी से समझ सकें। और इस जो समंकों का जो व्यवस्थीकरण होता है उसके अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं? उसके अंतर्गत आता है समंकों का वर्गीकरण आता है और इसके अंदर सारणियन सम्मिलित किया जाता है। क्या क्या आता है? समंकों का वर्गीकरण और समंकों का सारणियन। किसके अंतर्गत आता है? जब हम समंकों को व्यवस्थित करते हैं ताकि हम उनको आसानी से समझ सकें। तब आइए अब हम समझते हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है। मैंने अभी बताया ना, आंकड़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए आंकड़ों को व्यवस्थीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है, और आंकड़ों के व्यवस्थीकरण करने में 2 प्रक्रिया होती हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण और आंकड़ों का सारणीकरण। तो आप समझते हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, वर्गीकरण जो है समंकों को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर क्रम अथवा समूहों में क्रमबद्ध व विभिन्न परंतु संबद्ध भागों में अलग अलग करने की विधि है। या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्गीकरण जो है तथ्यों को, चाहे वे वास्तविक तथ्य हों या कल्पित तथ्य हों, ठीक है,
वर्गीकरण जो है तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता प्रकट होती है। देखिए, जो कलेक्टेड डाटा होते हैं, जो एकत्रित समंक होते हैं या जो आंकड़े होते हैं, उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आयु के अनुसार व्यक्तियों को, जैसे कि मान लिया जाए आयु के अनुसार व्यक्तियों को बांट दिया गया 0 से 9 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 20 से 29 वर्ष या 30 से 39 वर्ष इत्यादि आयु वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। या साक्षरता के आधार पर बांट सकते हैं, कितने साक्षर और निरक्षर में बांट सकते हैं। समानता तथा सजातीयता के आधार पर भी तथ्यों को विभाजन किया जाता है। इसमें जो है समानता तथा सजातीयता के आधार पर भी तथ्यों को विभाजन किया जाता है। जैसे कि एक प्रकार की विशेषता रखने वाले समंक एक वर्ग में रखे जाते हैं। यदि किसी की ऊंचाई नापनी है तो ऊंचाई वाले एक में रहेंगे। भार का नापना है तो भार का कॉलम जो है अलग रहेगा, उसको एक वर्ग में रखा जाएगा। परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत रखना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो उसको इस तरह बांटा जाएगा। ये जो वर्गीकरण होता है वो वास्तविक रूप से अथवा काल्पनिक रूप से संपन्न किया जाता है। वास्तविक रूप से भी और काल्पनिक रूप से भी। तथ्यों के प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्ग बनाए जा सकते हैं या सांख्यिक की स्वेच्छा से किसी काल्पनिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि इकाइयों की विभिन्नता में उनकी एकता स्पष्ट हो जाती है। आप चाहें तो वर्गीकरण की परिभाषा आप इस तरह लिख सकते हैं कि संकलित आंकड़ों को किसी गुण के आधार पर, गुण का आधार मतलब जैसे यदि किसी लंबाई, जैसे किसी व्यक्ति का जो है विवरण लिया गया है, एज लिया गया है, लंबाई, कुछ व्यक्तियों का विवरण लिया गया, इसमें एज है, लंबाई है, वजन है, ठीक है, उनका कलर है, शिक्षा है, तो अगर तो जो संकलित है वो किसी गुण के आधार पर, गुण के आधार मतलब कि यदि सभी की लंबाई, यदि 100 लोगों का डाटा एकत्रित किया गया है तो 100 लोगों की लंबाई जो है का एक अलग कॉलम बनाया जाए, उनकी आयु का अलग कॉलम बनाया जाए, उनकी शिक्षा का अलग कॉलम बनाया जाए, या जितने भी संबंधित डाटा हो सकते हैं, ठीक है। तो वही करा है कि संकलित आंकड़ों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान कर, उनको समान कर या असमान कर विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। अभी जो मैंने चीज़ बताई है वही वर्गीकरण क्या होता है आपने समझ लिया। अभी मैंने बताया है कि वर्गीकरण किसे करते हैं, संकलित आंकड़ों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान कर विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। अब वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है इसको भी समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, वर्गीकरण की ये मुख्यतः जो है 6 उद्देश्य होते हैं। पहला है तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। वर्गीकरण के उद्देश्य का मतलब क्या, कि हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, इसका लाभ क्या है, किस उद्देश्य से करते हैं। तो पहला है कि तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। दूसरा है समानता व असमानता को स्पष्ट करना। तीसरा है तुलना में सहायता करना। चौथा है कि पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना। पांचवा है एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करना। और छठवां है सारणियों का आधार प्रस्तुत करना। तो हम लोग जो है सबसे पहले फर्स्ट वाले को समझते हैं कि वर्गीकरण का पहला उद्देश्य है कि तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। देखिए, जब अनुसंधानकर्ता जो है वो क्या करता है कि डाटा को कलेक्ट कर लेता है, तो जो डाटा को कलेक्ट करता है वो बड़े अस्त व्यस्त अवस्था में होते हैं। तो वर्गीकरण द्वारा जो है जटिल व बिखरे हुए तथ्यों को सरल, संक्षिप्त, तर्कसंगत तथा बुद्धिगम्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकरण के द्वारा जो है जो तथ्य जो है जो जटिल हैं उनको सरल किया जाता है, संक्षिप्त रूप में किया जाता है। संक्षिप्त मतलब जैसे जैसे किसी स्कूल के छात्रों का प्राप्तांक, परीक्षा में पाए गए अंकों को उनका प्राप्तांक ज्ञात करना है, तो हो सकता है कि 50 लड़के जो हैं एक ही नंबर पाए हों, 50 लड़के 60 नंबर पाए हों, ठीक है। तो 50 को 60 बार लिखने से बच्चा है कि हम 50 लिख दें और उसके आगे फ्रिक्वेंसी लगा दें कि फ्रिक्वेंसी कितनी है 60, मतलब ये 60 लड़के जो है वह 50 नंबर पाए। तो इससे क्या होता है, संक्षिप्त हो जाता है। वर्गीकरण के द्वारा ये तर्कसंगत भी हो जाता है। इससे मालूम होता है कि इतने लड़के इतने नंबर पाए हैं, इतने लड़के इतने नंबर जो इतने लड़के पाए हैं, उससे वह तर्कसंगत भी होता है और बुद्धिगम्य भी हो जाता है कि उसको समझने में आसानी भी होती है। तो वर्गीकरण द्वारा जो है जटिल व बिखरे हुए तथ्यों को सरल, संक्षिप्त और तर्कसंगत तथा बुद्धिगम्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकरण की प्रक्रिया में जो अनावश्यक विवरण होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है।
इसमें अनुसंधानकर्ता जो है देखता है कि जो अनावश्यक चीज़ें एकत्रित कर ली गई हैं वो उनको हटा देता है, क्योंकि वो उसके उद्देश्य से संबंधित नहीं होती। जैसे कि जब जनगणना से संबंधित डाटे एकत्रित किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी सामग्री होती है और वो बिखरी होती है, उनसे निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता। लेकिन यदि उन डाटा को जो है, उन सामग्रियों को लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धर्म के आधार पर, वैवाहिक स्थिति के आधार पर और निवास के आधार पर जब उनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है, उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो जनसंख्या की रूपरेखा व प्रकृति को भली भांति समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा वर्गीकरण का पहला उद्देश्य, तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है समानता व असमानता को स्पष्ट करना। देखिए, डाटा को क्लासिफाई करने से, उनको वर्गीकृत करने से समानता और असमानता एकदम स्पष्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है या जो समझने वाला व्यक्ति, उसे समझने में सहायता मिलती है। जो समान विशेषता वाले समंक होते हैं या जो समान विशेषता वाले डाटा होते हैं, उन्हें एक वर्ग में रखा जाता है। जैसे साक्षर है, साक्षर जितने लोग हैं उनको जो है एक वर्ग में रखा जाएगा। जितने निरक्षर पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको एक वर्ग में रखा जाएगा। या जितने लोग विवाहित उनको एक वर्ग में रखा जाएगा, जितने लोग अविवाहित उनको एक वर्ग में रखा जाएगा, जितने लोग किशोर हैं, जितने लोग वृद्ध हैं, तो उद्देश्य के अनुसार जो है विभिन्न वर्गों में उनको बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार उनकी समानता और असमानता दोनों स्पष्ट हो जाती है। अब देखिए, तीसरा है तुलना में सहायता करना। वर्गीकरण करने से, डाटा को क्लासिफाई कर देने से जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, इसमें आसानी होती है। इसमें जो है तुलनात्मक निष्कर्ष निकालना जो है वो आसान होता है तथा तथ्यों का पता भी लगाया जा सकता है। जबकि अव्यवस्थित डाटा यदि आपके पास हैं तो उनसे तुलना करना संभव नहीं होता। जैसे कि यदि दो महाविद्यालयों के बेसिक के छात्रों का नाम और उनका प्राप्तांक यदि आपको दे दिया जाए तो आप कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि जो है उसी को क्लासिफाइड कर दिया जाए कि दो महाविद्यालयों के जो बेसिक जो छात्र हैं कि फर्स्ट डिवीजन में इतने छात्र हैं, सेकंड डिवीजन में इतने छात्र हैं, थर्ड डिवीजन में इतने छात्र हैं, तो आप आसानी से जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं, उनके बौद्धिक क्षमता का पता लगा सकते हैं। तो वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तुलना में सहायता करना। देखिए, चौथा है पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना। जब डाटा को क्लासिफाई कर दिया जाता है, डाटा को वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो जो पारस्परिक संबंध होता है उन सब के बीच उसको फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर कोरोना से ग्रसित या कोरोना की बीमारी का आंकड़ा एकत्रित कर लिया जाए तो इससे पता चल जाएगा कि नहीं, जितने लोगों ने टीका लगवाया है उनको कोरोना कम हुआ है, जितने लोगों ने टीका नहीं लिया है उनको ज़्यादा हुआ है, या जितने लोगों ने टीका नहीं लिया है उनकी डेथ रेट ज़्यादा है, उनकी मृत्यु की वह जो है संख्या ज़्यादा है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है उनकी जो डेथ रेट कम है, या डेथ रेट या उनकी डेथ नहीं हुई है। मतलब किसी भी प्रकार के आंकड़े जो है यदि हम उसको क्लासिफाई कर देंगे तो हमको समझने में आसानी होगी, हम परस्पर संबंधों को ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वर्गीकरण का उद्देश्य है, अगला पांचवा है कि एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करना। एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करना, वर्गीकरण करने से क्या होता है कि मस्तिष्क में एक चित्र सा बन जाता है। जब आंकड़ों का ढेर आपके सामने रखा जाता है जो अव्यवस्थित होते हैं तो आप उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते या उनको आसानी से समझ नहीं सकते। लेकिन जब उसको क्लासिफाइड कर दिया जाता है तब जो है एक मानसिक चित्र आपके दिमाग में बन जाता है। वर्गीकरण से यह संभव हो जाता है कि अनुभव तथा विचार का एक मानसिक चित्र खींचा जा सके। इससे मस्तिष्क का बोझ कम हो जाता है तथा समंकों के ढेर को संक्षिप्त रूप में समझा या याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सारणियन का आधार प्रस्तुत करना। देखिए, मैंने पहले बताया था कि जब जो अनुसंधान करता होता है वो डाटा कलेक्ट करता है, लेकिन उसको समझने योग्य बनाने के लिए उन जो आंकड़े होते हैं उनका व्यवस्थीकरण करना पड़ता है। उनका व्यवस्थीकरण करने के लिए दो प्रक्रिया होती हैं, वर्गीकरण और सारणियन। तो जब तक आप वर्गीकरण नहीं करेंगे तब तक आप सारणियन नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्गीकरण क्या होता है, ये जो है सारणियन का आधार प्रस्तुत करता है। जब तक वर्गीकरण नहीं करेंगे, आप डाटा को क्लासिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप सारणियन भी नहीं कर सकते हैं।
अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि वर्गीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं। अब आइए समझते हैं कि आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। हम समझते हैं कि आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, मतलब कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप एक आदर्श वर्गीकरण कर सकें, मतलब ऐसा वर्गीकरण कर सकें जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल हो, लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो उसमें क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए। देखिए, एक आदर्श वर्गीकरण के लिए ये पांचों तत्व होने आवश्यक है। पहला है असंदिग्धता तथा स्पष्टता होनी चाहिए, निःशेषी होना चाहिए, पारस्परिक पृथकता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और अनुकूलता होनी चाहिए। अब आइए हम लोग जो है बारी बारी से एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आइए पहला समझते हैं। असंदिग्धता तथा स्पष्टता होनी चाहिए आदर्श वर्गीकरण के लिए। अब ये क्या होता है, देखिए, विभिन्न वर्गों की परिभाषा तथा निर्धारण अथवा योजना वह स्पष्ट, सरल व निश्चित होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, विभिन्न वर्गों की परिभाषा जिस वर्ग में हमको रखना है, जैसे आयु वाले को आयु वाले में रखना है, वजन वाले को वजन वाले में रखना है, साक्षर वाले को साक्षर रखना है, निरक्षर वाले को निरक्षर में रखना है। तो ये कह रहा है कि विभिन्न वर्गों की परिभाषा, निर्धारण अथवा योजना स्पष्ट, सरल व निश्चित होनी चाहिए, जिससे किस इकाई को किस वर्ग में रखा जाना है ये स्पष्ट होना चाहिए। ये किस इकाई को किस वर्ग में रखा जाना है आप तभी समझ पाएंगे कि किस इकाई को किस वर्ग में रखा जाना है। जब तक विभिन्न वर्गों की परिभाषा, निर्धारण अथवा योजना स्पष्ट न हो तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ये स्पष्ट होना चाहिए। इस प्रकार की संदिग्धता व अनिश्चितता की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। दूसरा है निःशेषी। निःशेषी मतलब क्या होता है कि जो शेष न बचे। निःशेषी मतलब वर्गीकरण, जो आदर्श वर्गीकरण होता है वो है जिसमें निःशेषी का गुण होना चाहिए। निःशेषी मतलब जिसमें कोई शेष न बचे। वर्गीकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित हो, कोई डाटा जो है शेष न बचे, तो प्रत्येक डाटा जो है किसी न किसी वर्ग में आ जाए। नेक्स्ट है पारस्परिक पृथकता। पृथकता का मतलब समझ रहे हो ना? पारस्परिक होता है म्यूचुअली और पृथक होता है एक्सक्लूसिव। ये पृथक होने चाहिए लेकिन पारस्परिक रूप से। एक डाटे पृथक होने चाहिए लेकिन उनमें जो है परस्पर संबंध भी हो। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे 100 लोगों के लिए 100 लोगों का आंकड़ा एकत्रित कर दिया गया है, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि आयु हो गया, वजन हो गया, साक्षरता निरक्षरता हो गई, तो हम जो है अब इसको क्या करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों के होंगे, तो हम इसको पृथक कर दें, स्त्रियों का अलग कर दें और पुरुषों का अलग कर दें। फिर जो है उसमें सब डिवीजन कर दें, उसमें उपवर्ग बना दें। जैसे पुरुषों में बना दें आयु वाला कॉलम, ठीक है, और वजन वाला कॉलम, साक्षर वाला कॉलम, निरक्षर वाला कॉलम, स्त्री और पुरुषों का अलग। तो पृथक होनी चाहिए लेकिन पारस्परिक पृथकता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि पुरुषों वाला जो है तुलना आप करने लगे स्त्रियों से। नेक्स्ट है स्थिरता। आदर्श वर्गीकरण के लिए जो है स्थिरता का गुण होना चाहिए। स्थिरता के तत्व होने चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें क्या, इसके अंतर्गत जो है वर्गीकरण एक ही सिद्धांत के आधार पर किया जाए। जो वर्गीकरण किया जा रहा है वह एक ही सिद्धांत के आधार पर किया जाए और प्रत्येक स्तर पर उसी को आधार बनाया जाए। जिस सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है हर स्तर पर उसी को आधार बनाया जाए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात स्थिरता होनी चाहिए। मतलब जो आर्थिक सिद्धांत हैं वो स्थिर होने चाहिए, वह जो हर प्रक्रिया में स्थिर होनी चाहिए। एक ही सिद्धांत प्रयोग किया जाए, एक ही विधियां प्रयोग किए जाए। और नेक्स्ट है अनुकूलता होनी चाहिए। आदर्श वर्गीकरण के लिए अनुकूलता होनी चाहिए। अनुकूलता का मतलब, उसका मतलब होता है किसी भी चीज को उसके उद्देश्य के अनुरूप होना। यदि आप जो है वर्गीकरण कर रहे हैं तो वह जो है अनुसंधान के अनुरूप होना चाहिए। आपका अनुसंधान का जो उद्देश्य है उसके अनुरूप जो है डाटा होने चाहिए। अब जैसे हमको जनगणना संबंधित आंकड़े जो है हमको वो दिखाने हैं, तो हम अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के मजदूरों का आय प्राप्त करके, उनका जीवन स्तर प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो जिस
तो उसमें जो है अनुकूलता होनी चाहिए, जो डाटा हो वो अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल हो, उसी के अनुसार हो, ताकि एक निश्चित उद्देश्य पर पहुंचा जा सके, कारण और परिणाम को स्पष्ट किया जा सके। नेक्स्ट है लचीलापन। लचीलापन जो आदर्श वर्गीकरण होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। वर्गीकरण जो है उसको लचीला होना चाहिए या लोचदार होना चाहिए, जिससे नवीन परिस्थितियों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सके। लचीलेपन का मतलब क्या होता है, जैसे आप रबर को देखते हैं ना, उसको ज़रूरत पड़ती है तो एक हाथ दो हाथ भी खींच के बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह जो वर्गीकरण है, जो आप वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन, ताकि आप बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकें। हो सकता है कि आपको जो है 1 साल या 2 साल थोड़ा लेट हो जाए, आप जिन चीज़ों को प्रकाशित करना चाहते हैं, जिन आंकड़ों को, उसमें हो सकता है लेट हो जाए, तो बाद में कुछ और चीज़ें उसमें ऐड हो या ऐड करने की आवश्यकता हो या कुछ परिवर्तन हो, तो आप जो है ये गुंजाइश रखें कि नहीं, हम उसमें कुछ परिवर्तन जो है आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट है सजातीयता होनी चाहिए। सजातीयता मतलब होता है होमोजेनिटी होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सजातीयता होनी चाहिए। सजातीयता का मतलब जैसे कि मैंने कहा ना कि यदि किसी को जैसे सेम आयु वालों को रखा जाए, या आयु में आयु को ही लिखा जाए, भार वाले कॉलम में भार को रखा जाए, साक्ष्य वाले कॉलम में साक्ष्य लोगों का रिकॉर्ड रखा जाए, निरक्षर वाले में निरक्षर लोग, तो ये सजातीयता होनी चाहिए उन आंकड़ों में। और नेक्स्ट है गणितीय शुद्धता, मैथमेटिकल एक्यूरेसी। देखिए, जो आप आंकड़े एकत्रित करते हैं उसके मापन और योग जो है वो शुद्ध एवं सही होने चाहिए। उसका मापन और योग जो फार्मूला आप लगा रहे हैं, जो जिन विधियों का प्रयोग आप कर रहे हैं परिणाम को प्राप्त करने के लिए, वह जो है शुद्ध होने चाहिए, तभी जो है निष्कर्ष शुद्ध प्राप्त हो सकते हैं। ये जो है आंकड़ों के संगठन का पार्ट फर्स्ट यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वर्गीकरण के प्रारूप या विधियाँ या आधार या ऐसे समझिए वर्गीकरण की विधियाँ क्या होती हैं, उसका प्रारूप क्या होता है या उसका आधार क्या होता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से करिएगा। थैंक यू।